अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 11th और 12th अगस्त के। आप लोगों की 3 डेज़ की रहती हैं, 7th, 8th और 9th। मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं उसकी वीडियो बनाकर वो अपलोड करवा दूँगी। तो आज का हम जो इवेंट्स थे न्यूज़पेपर के अंदर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गेम्स के बारे में था कि सेरेना विलियम्स एक टेनिस प्लेयर हैं, फेमस टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस स्टार हैं। तो ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। और इनकी जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो ये है कि इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि शी विल रिज़ाइन इन फ्यूचर, मतलब नियर फ्यूचर में वो रिज़ाइन कर देंगे टेनिस से। उसके बाद है फीफा वर्ल्ड कप। मैंने आप लोगों को बताया था कि कतर के अंदर होने जा रहा है 21 नवंबर से, लेकिन माइट भी ये 20 नवंबर को हो जाए, अभी कंफर्म नहीं है, अभी फाइनल डिसीजन रहता है। और ये चेंज इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो होस्ट कंट्री का पहले मैच कंडक्ट करवाना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये होगा, फाइनल होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर उसके बाद है स्क्वैश जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप जो है 2022 की, वो नैन्सी फ्रांस के अंदर होने जा रही है 11th to 21 अगस्त, बल्कि स्टार्ट हो गई है। और फिर उसके बाद है UEFA सुपर लीग 2022। ये मैंने आप लोगों के साथ शायद पहले भी शेयर किया था, ये शायद डोज के अंदर मैंने दिखा था कि ये हेलसिंकी के अंदर होगा, जो फिनलैंड के अंदर। ठीक हो गया। तो ये 10 अगस्त को हुआ है और इसका विनर जो है वो है रियल मैड्रिड। ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है। फिर उसके बाद थी कुछ पर्सनालिटीज़ में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कासिम सुलेमानी जो है ये एक ईरानियन टॉप कमांडर थे। तो इराक के अंदर इनकी डेथ हो गई थी और यूएसए जो है इनकी किलिंग के अंदर इन्वॉल्व था। अब यूएसए को ये लग रहा है कि ईरान है वो रिटेलिएशन में कासिम सुलेमानी का बदला लेने जा रहा है। तो अब यूएसए वालों ने एक बंदे को ट्रेस किया है, उसका नाम है शहराम पोर्सफी। अब उनको लगता है शहराम पोर्सफी जो है कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए, जो यूएसए की एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उनके एडवाइज़र भी थे वो, उनका नाम है जॉन बोल्टन। वो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि शहराम ने इनकी किलिंग के लिए प्लान में इन्वॉल्व है। शहराम पोर्सफी जो है कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए इनकी किलिंग के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन ईरान ने, मतलब उनकी किलिंग बनाने के लिए इसने यूएसए में किसी पर्सन को पैसे दिए हैं शहराम ने। ठीक हो गया। अब लेकिन ईरान ने ये डिनाई कर दिया है। ईरान ने कहा है कि ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर उसके बाद है अब्दुल रऊफ अजहर जो है, ये आप लोगों को पता है जैश ए मोहम्मद के जो थे हमारे एक थे इनके चीफ जो है मसूद अजहर के ये भाई हैं। अब ये हुआ है कि यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसके 15 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उसके अंदर इंडिया ने एक प्रपोजल पेश किया है जिसके अंदर इंडिया ये चाह रहा है कि अब्दुल रऊफ अजहर जो है उसको एक टेररिस्ट डिक्लेयर करके उसके ऊपर बैन लगाया जाए, उसके ट्रैवल के ऊपर, उसके एसेट्स को फ्रीज किया जाए। लेकिन अब वहां पे जितने भी मेंबर्स थे, 15 टोटल मेंबर्स होते हैं ना वहां पे, तो उसमें से 14 ने तो डन कर दिया कि ओके हम इसको लिस्ट में डाल रहे हैं। लेकिन अभी तक चाइना जो है उसने अपना डिसीजन अभी तक शो नहीं किया। ठीक हो गया। आप लोगों ने ये याद रखना है, अब्दुल रऊफ अजहर जो है मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद के जो फाउंडर थे या उसके चीफ थे, उसके भाई हैं। और इसको इस वजह से इंडिया लिस्ट में ऐड करवाना चाह रहा है क्योंकि इंडिया को लग रहा है कि हमारे बहुत सारे अटैक्स हैं इंडिया के अंदर, टेररिस्ट अटैक्स हैं जिसके अंदर अजहर अक्सर इन्वॉल्व होता है, अब्दुल रऊफ। फिर उसके बाद है रहीमुल्लाह हक्कानी जो है ये एक तालिबान की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी। वहां से मतलब उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे इनके, लेकिन और ये जो वहां पे वुमेन एजुकेशन है उसके लिए भी बहुत बड़े सपोर्टर थे और अक्सर स्पीच भी करते रहते थे कि मतलब उनको सपोर्ट भी करते थे। बट इनकी कल किलिंग हो गई है, इनको मार दिया गया है, रहीमुल्लाह हक्कानी को। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है मियां इफ्तिखारुद्दीन, ये है पाकिस्तान टाइम्स, एक न्यूज़पेपर है, 1947 के अंदर ये बनाया गया था और इसके फाउंडर जो है
इसको रिलीज किया गया था पाकिस्तान टाइम्स को 1947 के अंदर, और इसके मियाँ अब इफ्तिखारुद्दीन जो है इसके फाउंडर है। फिर उसके बाद कुछ बुक्स थी। सबसे पहले एक तो है किताब ज़िंदगी, ये लिखी है केसरी बेगम ने, कहीं केसर बेगम भी लिखा होता है। और फिर उसके बाद एक और बुक भी है अ लॉन्ग वे फ्रॉम हैदराबाद, डायरी ऑफ अ यंग मुस्लिम वुमन, ये लिखी है मोहम्मदी बेगम ने। ठीक हो गया। इनकी सुना है कि जब ये 1937 में शायद इन्होंने पहले राइटिंग स्टार्ट की थी, लेकिन अब्रप्टली इन्होंने खुद ही से छोड़ दी और किसी को नहीं बताया कि मैं वजह नहीं बताई कि मैं क्यों छोड़ रही हूँ। लेकिन उन्होंने बाद में अपनी एक बुक लिखती रही साथ साथ, लेकिन इनकी डेथ के बाद ये वाली बुक इनकी रिलीज हुई थी, सुना है मैंने। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कुछ एजेंसीज, एक देख लेते हैं एफबीआई। एफबीआई जो है ये 1908 के अंदर बनी थी और ये यूएसए की सिक्योरिटी एजेंसी है। ठीक हो गया। एफबीआई बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एजेंसी है यूएसए की, अक्सर न्यूज़पेपर में आई होती है। फिर उसके बाद तास जो है ये एक न्यूज़पेपर एजेंसी है और ये रशिया की है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है कुछ सिटीज थी और कुछ एक स्टेट थी। सबसे पहले है एक रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट जो है ना ये म्यांमार में है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ पहले। और रखाइन स्टेट का ये है कि वहां पे उसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वहां पे रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते थे। रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है रखाइन स्टेट में इंडिया से आए थे। ठीक हो गया। अब वहां पे जब ये रोहिंग्या मुस्लिम्स रह रहे थे तो इनको शायद वहां पे कोई नेशनैलिटी वगैरह की जरूरत थी, तो इन्होंने वहां पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह किए। तो इन्होंने पहले म्यांमार के कुछ लोग थे उनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट फिर वहां पे मिलिट्री ने एक्शंस लिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से रोहिंग्या मुस्लिम्स को बांग्लादेश में मूव करना पड़ा। और इसकी रिसेंट न्यूज ये थी कि बांग्लादेश के अंदर 2 रोहिंग्या मुसलमानों की किलिंग हुई है। तो उसके अंदर शायद कोई मिलिटेंट ग्रुप था, म्यांमार से ही उसका ताल्लुक है, तो उसने मारा है। उसके बाद है मैतनजास क्यूबा। ये जो है मैतनजास ये सिटी है क्यूबा की, और इसके अंदर ये हुआ है कि इसकी एक पोर्ट है, फ्यूल स्टोरेज पोर्ट, वहां पर फायर बस्ट हो गई, उसकी वजह से वहां पर माली नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। ठीक है, लेकिन अभी आग पर काबू पा लिया गया है। फिर उसके बाद है नाब्लस और कलकीलिया, ये दोनों पैलेस्टाइनियन सिटीज हैं। इसकी मैं अब पैलेस्टाइन और इसराइल का थोड़ा सा आपके साथ डिटेल तो मैं जीके के लेक्चर में शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बना देती हूँ, बेस बना देती हूँ। उसमें यह है कि पैलेस्टाइन जो है वहां पे पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स रहते हैं। तो इसराइल जो है पहले तो वो एक पैलेस्टाइन स्टेट होती थी, मतलब एक कंट्री होती थी। जूस कहीं और रहते थे। अब जूस का ये मानना था कि पैलेस्टाइन वाली जगह जो है वो हमारी है। ठीक है, वहां पर जूस वहां पे आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिश होते रहे, वहां पे कॉलोनियाज अपनी बनाते रहे, कॉलोनीज बनाकर वहां पर जो पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स थे उनको वहां से मारते रहे या उनको वहां से खत्म करते रहे या फिर कुछ माइग्रेशन करते रहे। तो अब ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। ठीक है, मतलब पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स और जूस के दरम्यान में ये कॉन्फ्लिक्ट है। अब रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि वेस्ट बैंक के अंदर इसराइली जो फोर्सेस हैं उनको ये खतरा था कि एक पैलेस्टाइनियन, मैंने आप लोगों से पहले भी जिहादिस्ट मूवमेंट आपके साथ शेयर की थी, जो इसकी इस्लामिक जिहादिस्ट मूवमेंट थी पैलेस्टाइन की। अब इनको खतरा था इसराइली फोर्सेस को कि वो जो जिहादी हैं वो हमारे ऊपर अटैक्स करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने किया नहीं था। तो इसराइली फोर्सेस ने पहले ही अटैक्स कर दिया, वहां पर कोई शेलिंग वगैरह की। तो उसके रिटेलिएशन में जाहिर है कि जब कोई हमें थप्पड़ मारेगा तो हम भी मारेंगे। तो फिर उन्होंने जो जिहादी हैं, जिहादी मूवमेंट वाले हैं, उन्होंने भी फिर रिटेलिएशन शो किया, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया। वहां पे लोगों का तकरीबन मैंने सुना था 44 पीपल थे शायद जो जिनकी डेथ हो गई है वहां पर। तो ये तकरीबन लास्ट फ्राइडे के वार स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद इजिप्ट जो है, इजिप्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई। इजिप्ट ने एज अ मेडिएटर वहां पे काम किया और उनको कहा कि आप दोनों लड़ाई बंद कर दें, और ये दोनों मान गए कि ठीक है हम अब जंग बंद कर देते हैं, हम यहाँ पर सीज फायर कर देते हैं। लेकिन कल या परसों की शायद न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि जो इसराइली फोर्सेस हैं उसने अगेन दो पैलेस्टाइनियंस की किलिंग की है, उनको मार दिया है वहां पर।
तो फिर उसके बाद एक ये है पोलिनेशिया। पोलिनेशिया जो है ना, ये एरिया ऑफ आइलैंड्स है और ये पैसिफिक ओशन के अंदर है। उसके बाद क्लाइमेट वेदर वगैरह से रिलेटेड एक न्यूज थी। सबसे पहले एक थी, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा है सॉरी कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसका रेन वाटर पीने के काबिल हो। वो क्यों, उसकी क्या वजह है? क्योंकि PFAS, उसका मैं अभी आपको बता देती हूँ किस चीज का एब्रीवेशन है। उसके अंदर ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि PFAS का लेवल जो है जितना होना चाहिए उससे एक्सीड कर गया है रेन वाटर के अंदर, और रेन वाटर इस वजह से हमारे लिए नुकसानदा है। और PFAS स्टैंड्स फॉर, देख लेते हैं, पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। ठीक हो गया। अक्सर पेपर के अंदर आता है ना कि न्यूज़पेपर के अंदर ये चल रहा है तो PFAS स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो इसलिए फिर मैंने भी ऐसे लिख दिया। और फिर उसके बाद है आर्कटिक। आर्कटिक का एक रीजन के बारे में एक न्यूज आई हुई थी। वो ये रिपोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि दुनिया का, पहले मैं आपको आर्कटिक, जिनको नहीं पता आप में से, उसको बताती हूँ आर्कटिक रीजन कौन सा है। ये हमारी अर्थ ऐसे है ना, गोल फॉर एग्जांपल, ये इक्वेटर है और यहाँ पर आर्कटिक रीजन है। ठीक हो गया, नॉर्दर्न साइड पे। अब मैं इसकी थोड़ी सी रिपोर्ट आपको बता देती हूँ। इसकी क्या रिपोर्ट आई हुई है, वो ये कह रहे हैं कि आर्कटिक रीजन के अंदर टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर देखें और पूरी दुनिया के किसी भी रीजन का टेम्परेचर देख लें तो ये 4 टाइम्स ज्यादा ये हीटअप हो रहा है आर्कटिक रीजन। ठीक हो गया, ये रिपोर्ट आई हुई थी। और इसी से रिलेटेड एक आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन एक टर्म है, माइट भी पेपर के अंदर नेक्स्ट पूछ लें। इट इज फिनोमिना। इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग जो आर्कटिक रीजन है वो दुनिया के दूसरे रीजन्स की निस्बत 2 to 3 टाइम्स ज्यादा हीटअप हो रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कुछ माउंटेन्स थी। पहले है गशब्रम 1 और गशब्रम 2। गशब्रम 1 जो है उसकी 8080 मीटर है और इसको हिडन पीक भी कहा जाता है और ये 11th हाईएस्ट पीक है। और फिर उसके बाद है गशब्रम 2, ये इसकी हाइट जो है वो है 8036 मीटर और ये 13th हाईएस्ट है। और ये था गशब्रम 1 की, चेक कर लीजिएगा। हिडन पीक इसी को कहते हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग इसी को हिडन पीक कहते हैं। अच्छा, ये न्यूज़पेपर के अंदर कल मैंने देखा था तो वो 8080 मीटर लिखा हुआ था, आज न्यूज़पेपर में देखा है तो वो 8068 तक लिखा हुआ है मीटर। तो आप लोगों ने परेशानी हो ना, थोड़ा ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन पेपर के अंदर एग्जैक्ट वो दे देंगे। माउंटेन्स के बाद न्यूज़पेपर के अंदर कुछ इन्वॉय थे, एक सेक्रेटरी थे, एक इन्वॉय थे और एक प्रेसिडेंट थे, इंपॉर्टेंट थे। तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं क्योंकि पेपर के अंदर अक्सर ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन जो है, इस वक्त उनके सेक्रेटरी जो हैं वो है नासिर इजाज, और EU की जो इन्वॉय पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली जो अपॉइंट हुई है उनका नाम है डॉक्टर रीना क्योंका। ये जो है, इनके ये न्यूज़पेपर में न्यूज आई हुई थी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो उनकी इनके साथ कोई मीटिंग हो रही थी, कन्वर्सेशन हो रही थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था पाकिस्तान को जो GSP+ स्टेटस मिला हुआ है वो नेक्स्ट ईयर में खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान विलिंग है कि इसको दोबारा अचीव करना चाह रहा है पाकिस्तान इस स्टेटस को। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है यूरोपियन कमीशन के इस वक्त प्रेसिडेंट जो है वो है उर्सुला वॉन डी लियान। ये जो है इसका अक्सर पेपर के अंदर पूछा जाता है, आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना इसको। फिर उसके बाद कुछ मिसलेनियस MCQs थे। सबसे पहले ये था कि ज़ेपोरिज़िया जो है ये यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर आपसे कोई पूछे कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पे, ये तो आप लोगों ने कहना है ये यूक्रेन के अंदर है। इसकी लेटेस्ट न्यूज ये चल रही है कि यहाँ पे शेलिंग हो रही है, यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज हो रही हैं। अब रशिया जो है ये ब्लेम दे रहा है यूक्रेन को, यूक्रेन जो है वो ब्लेम दे रहा है रशिया को। लेकिन ये है कि उस साइड पे रशियन जो मिलिट्री है वो वहां पे फोर्सेस हैं जब से उनका अटैक हुआ तब से। ठीक हो गया, मतलब जब से इसने किया हुआ ना रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक तब से। फिर उसके बाद है जमुना सागर। इसका जो है छोटा सा बस एक डिटेल आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि ये एक शिप थी इसकी इंडिया की। यहाँ इसके अंदर 10 पर्सन थे। तो ये गवादर के पास जब ये शिप पहुंची तो वहां पर ये डूबने लग गई। तो इनके 9 पर्सन जो थे उनको रेस्क्यू कर लिया पाकिस्तान नेवी फोर्सेस ने, और लेकिन एक जो थी उसमें से उनकी डेथ हो गई। तो ये वैसे ही थी डिटेल, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। फिर उसके बाद है कुनहार रिवर। कुनहार रिवर जो है ना KP के पाकिस्तान के अंदर है, और ये जो है
कुनहार रिवर, इसको नैन सुख भी कहा जाता है, मतलब इसका पुराना नाम है और पेपर के अंदर आया भी हुआ है। और फिर उसके बाद है मंछर लेक। मंछर लेक जो है कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है और ये सिंध के अंदर है। मैं जरा साइड पे हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि शायद ये बोर्ड नजर नहीं आता। बोर्ड हमारी तरफ से ठीक होता है। आप काइंडली सेटिंग में जाया करें, वहां पे जहाँ 720 लिखा होता है ना, आप वहां पे जाके क्लिक किया करें तो आपको ये क्वालिटी इसकी बेहतर हो जाएगी। और बाकी अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो अंदर अगर कोई बोलने में मिस्टेक हो जाया करे या अगर कोई डेट वगैरह की मिस्टेक हो जाया करे तो उसके लिए सॉरी, माजरत। उसके लिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप तक जो डाटा आए वो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा हो, लेकिन अगर माइनर मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए रियली सॉरी। तो आप लोग उसको मेंशन भी कर सकते हैं, पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश किया करूंगी कि मैं अगली वीडियो के अंदर आपके साथ वो पॉइंट जो है वो उसको क्लियर कर लिया करूं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी, मैंने ये बताना था कि आपकी एक वीडियो रहती है 7th, 8th और 9th अगस्त की, वो मैं कोशिश करूंगी कल बनाकर कल अपलोड करवा दूंगी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।